Hello everyone, I Arvind Padiwal welcome you all again on your YouTube channel Pedi Classes and इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने की जो सीरीज है उसके अंदर हम 6 लेक्चर कर चुके हैं। आज हम 7वां लेक्चर लेके आए हैं। तो अभी तक हमने वहाँ पे पढ़ लिया है चार्ज क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और फिर हम क्या कर रहे थे, चार्ज की प्रॉपर्टी जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। तो उसी में हम देखते हैं छोटा सा न्यूमेरिकल, एक दो और किस प्रकार के न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं वैसा हम करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखें, एक न्यूमेरिकल है, क्या प्रॉब्लम है, एक्चुअली में बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। एक ये ऑब्जेक्ट है ए और एक ऑब्जेक्ट है बी, दो ऑब्जेक्ट हैं। अब क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट ए से ऑब्जेक्ट बी में 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं। क्या रफ्तार है? रफ्तार है कि इस बॉडी ए से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और कितने निकल रहे हैं, 1 सेकंड के अंदर 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आप जब इस बॉडी से 1 कूलम चार्ज निकाल लोगे तो कितना टाइम लगेगा। व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इज दैट कि हर सेकंड में आप 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हो। सर इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं इसका मतलब एक बात तो मुझे पता है, क्या कि यार इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इसका मतलब कुछ चार्ज भी निकल रहा है। अब चार्ज निकल रहा है इसका मतलब है इस पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, दैट इज फाइन। बट क्वेश्चन क्या पूछा है, इस पे नेगेटिव आएगा 1 कूलम चार्ज, इस पे आएगा नेगेटिव 1 कूलम, सॉरी इस पे नेगेटिव 1 कूलम चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज आएगा। अब इसने पूछा है, ये नहीं बोला नेगेटिव पॉजिटिव व्हाटएवर, लेकिन इसने ये पूछा है क्या कि 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लगेगा, चाहे कौन सी भी बॉडी हो। तो टाइम लगेगा वो तो मुझे ठीक है, लेकिन जो मुझे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी डिस्कस की थी सर, उसमें आपने एक ही चीज बताई थी, व्हाट कि Q बराबर NE। आप उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते थे या आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए तो टोटल चार्ज निकाल सकते थे। तो इसमें कैसे करें, टाइम कैसे? देखो अगर आपको ये पता चल जाए कि 1 कूलम चार्ज तो आएगा ना, हाँ सर 1 कूलम चार्ज आएगा। अगर ये पता चल जाए कि 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे 1 कूलम चार्ज के अंदर, तो सर मैं बता सकता हूं। क्यों कि 10⁹ इलेक्ट्रॉन आने में कितना टाइम लग रहा है, सॉरी 1 सेकंड लग रही है। तो मुझे पता है 1 कूलम चार्ज आने में कितने लगेंगे सर, मैं आराम से बता सकता हूं। तो देखो आपको पहले निकालना क्या पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। चार्ज कितना है, चार्ज है 1 कूलम, दैट इज, और n कितना है सर, n तो निकालना है, और E कितना है सर, E है मैं जानता हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये पहले भी आप निकाल चुके हो। यहाँ पे n कितना आता है, निकल के आता है 6.25 इंटू 10⁻18। जिन लोगों को समझ में आ रहा है मैं करके दिखा देता हूँ, उसको ध्यान से देखें। इसको ये कैसे आया है, देख 1 कूलम है, इसमें आप डिवाइड करोगे, इसको देख कैसे रिजल्ट आया। n की वैल्यू निकालनी है तो जाहिर सी बात है ये वाली इसके डिवाइड में जाएगी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखो 1 को 1.6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो 0.25625 आंसर आता है, एंड फिर ये ऊपर जाके 10⁻19 बन जाता है पॉजिटिव। फिर आप इसको क्या करो, एक इसको दे दो तो 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। क्या आ गए, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए जो 1 कूलम चार्ज के दौरान निकलेंगे। सर बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, अब देखो मैं बताता हूँ। 10⁹ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने में कितना टाइम लगा, 1 सेकंड। कितना लगा सर, 1 सेकंड, कोई बात नहीं। 1 कूलम चार्ज करना है ना प्रोड्यूस, तो 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस करने का मतलब क्या हुआ सर, इतना इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन आपको क्या करने पड़ेंगे, ट्रांसफर करने पड़ेंगे। तो देखो इसको मैं इधर से करता हूँ, मैं इसको उल्टा लिख देता हूँ। 1 सेकंड के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 10⁹ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो निकालना क्या है, निकालना टाइम है, तो टाइम को बाद में रख, यानी 10⁹ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने में 1 सेकंड लगा, एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में 1/10⁹ सेकंड लगा, और इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने में कितना इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन। तो सर इसको क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6.25 इंटू 10⁻, कितना है भाई, 18। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। इसको करेंगे, ये क्या है सर, ये वो टाइम आया है जितना मुझे 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस करने में देना पड़ेगा, या फिर बोल दूं तो ये टाइम है, इतना समय मुझे लगेगा। फिर बताएं, फिर से देख ले, 10⁹ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में 1 सेकंड लगता है, तो एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में 1/10⁹ सेकंड लगेगा, सीधा 1 रूल है। और हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सर, 6.25 इंटू 10⁻18।
अब इसको अगर तू करेगा ध्यान से देख तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 माइनस 9 यानी ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। सॉरी इतना सेकंड आएगा इलेक्ट्रॉन का, ये तो टाइम है सेकंड्स, इतने सेकंड। इसको सोच के देख एक बार, सेकंड को अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड कर दूं रे, 60 से डिवाइड कर दूं तो मिनट आएगा, और उसको भी 60 से डिवाइड कर दूं तो घंटे आएंगे, यानी इसको क्या हो गया, ये घंटे हो गए तेरे HRS। अब ध्यान से फिर से देख, छोटा सा और बताता हूं करके, यहां से तुझे अंदाजा होगा कि 1 कूलम चार्ज कितना बड़ा होता है। अब देख 6.25 इंटू 6 और ये 2 जीरो ऊपर वाले की कम कर देते हैं, ये 7 हो गई। अब देख इस 7 वाले से मैं इसको क्या करता हूँ, एक यहाँ पे ट्रांसफर करता हूँ, 62.5 एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली ये 6 हो गया। ये घंटे हैं भैया, क्या है, ये घंटे हैं, घंटे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको एक बार अज्यूम कर, रफ टफ कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूं तुझे, इसको अगर मैं मान लूं क्या 72 मान ले, एक बार मान ले यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ज्यादा फर्क खास नहीं आएगा क्योंकि बात बहुत लंबी जा रही है, 1 घंटा कम कर देना। तो 36 यार, इसको अगर मैं 72 मान लूं, क्यों, तो कि 2 से डिवाइड आसानी से हो जाएगा, तो 2 इंटू 10 की पावर 6 HRS यानी घंटे, इतने घंटे लगेंगे। और इतने घंटे में अगर तू 24 से डिवाइड कर दे, क्या कर दे, 24 से डिवाइड कर दे, तो फिर मैं तुझे बोलूंगा 24 डिवाइड का मतलब कितने हो गए, ये डेज हो गए, इतने दिन लगेंगे तुझे, दिन और रात। तो इसको अगर एक और जीरो से ले ले तो ये 20 हो गया, ये कितना बचा 10 की पावर 5, तो इसको अप्रोक्सीमेटली 20 और 24 को अगर ये 1 मान ले तो भी 10 की पावर 5, इसका मतलब हो गया लगभग 1 लाख दिन लगेंगे, लगभग 1 लाख दिन। सोच के देख, 1 लाख तो 90,000 मान ले, ज्यादा ही अगर मैंने कम चीजें ली है, लगभग 1 लाख दिन लगेंगे। और 1 लाख दिन का मतलब कितने साल लगेंगे, 365 से डिवाइड कर दे, सोच कितना ज्यादा टाइम लगेगा अगर इस रफ्तार से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुझे समझ में आ रहा होगा कि 1 कूलम चार्ज कितना बड़ा है। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि 10 की पावर 9 इज इटसेल्फ ए वेरी बिग नंबर, ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है 10 की पावर 9 भी। इतने इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में निकलना बहुत बड़ी बात होती है, समझ में नहीं आएगा कितने इलेक्ट्रॉन्स है, काउंट करना भूल जाओगे आप लोग, यानी इतने साल लग सकते हैं आपको 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस करने में। दैट इज व्हाई वी यूज माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पिको कूलम, ये सारी चीजें क्यों की जाती है यूज, इसलिए यूज की जाती है ताकि आपको समझ में आए कि ये बहुत बड़ा चार्ज होता है एंड प्रैक्टिकल लाइफ में इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस सच चार्ज दैट इज 1 कूलम चार्ज। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है सर, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया, ठीक, बहुत बढ़िया। यस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो बहुत बार बुक्स के अंदर नहीं मिलेगी बट फिर मैं तुझे बता रहा हूं, ध्यान से देख, दैट इज फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट। हिंदी वाले इसको क्या पढ़ेंगे, चार्ज जो है वो बदलता नहीं है स्पीड के साथ। तो एक बात पूछता हूं यार, मास जो है वो क्या स्पीड पे डिपेंड करता है, पहले तो ये कॉन्सेप्ट देख। हाँ बिल्कुल करता है, मास स्पीड पे डिपेंड करता है। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं करता है, मैंने कभी सुना ही नहीं। जब आप मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हो तो अगर आपकी स्पीड, मैं ध्यान से देता हूँ, अगर किसी ने रिलेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो m डैश इक्वल टू m नॉट अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, वेर दिस इज रेस्ट मास, दिस इज रेस्ट मास, यानी किसी बॉडी का जब वो रुका हुआ है तब मास है, और अगर किसी v वेलोसिटी से वो चलता है तो ये क्या हुआ, उस दौरान मास आता है। c क्या है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड लाइट वेलोसिटी या लाइट स्पीड है। जब अगर तेरी गाड़ी की रफ्तार इतनी हो जाए तो उसका मास कैसे देंगे, इस हिसाब से देंगे। अब सोच के देख, अगर तू लाइट की वेलोसिटी के आसपास भी नहीं है, लाइट की वेलोसिटी इसके आसपास भी नहीं है, तो ये क्या होगा, v अपॉन c की वैल्यू लगभग क्या आएगी, लगभग 0 आएगी। क्या आएगी, लगभग 0 आएगी, लगभग 0 आएगी। तो m डैश भी तेरा क्या हो जाएगा, m नॉट के इक्वल हो जाएगा। तो ये रियल लाइफ में प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है और होता भी नहीं है ऐसे। इसीलिए क्या होता है कि इस चीज को पढ़ाया नहीं गया है, बट रिलेटिविटी थ्योरी के अंदर इन सब चीजों को बताया जाता है। तो जिन लोगों को नहीं पता है वो फेमिलियर हो जाए कि मास बिल्कुल, अगर तेरी रफ्तार बढ़ेगी तो मास तेरा क्या होगा, बढ़ेगा। अब इस कॉन्सेप्ट से बढ़ता है, कैसे बढ़ता है आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ता है जब वेलोसिटी बढ़ती है। सोच के देख, अगर तेरी वेलोसिटी लाइट के बराबर हो जाए तो ये कितना हो जाएगा, c, और ये भी c, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बट 1 माइनस 1, यानी तेरा मास इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। दैट मींस you cannot predict your mass, you cannot calculate the value of your mass if you start moving with the velocity of or speed of a light, यानी लाइट की रफ्तार से अगर तू दौड़ने लग जाए तो मास निकालना पॉसिबल नहीं है, बहुत ज्यादा मास, बहुत हैवी नजर आता है। खैर आगे देखते हैं, चार्ज के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी चार्ज जो है वो इज इनवेरिएंट ऑफ स्पीड,
यानी अगर आपसे कभी छोटा छोटा क्वेश्चन पूछे, मान लेंगे एक बॉडी है उस पर चार्ज है 2 कूलम, बॉडी उस पर चार्ज कितना है 2 कूलम है, जब वो अपनी स्पीड c/2 कर लेता है, यानी c चार्ज की लाइट की वेलोसिटी है। हाँ, क्वेश्चन क्या है कि 2 कूलम चार्ज है बॉडी पे और वो किसी रफ्तार से चल रहा है, जब उसकी रफ्तार c/2 हो जाती है, पहले रेस्ट पे है 2 कूलम चार्ज, अब जब उसकी स्पीड कितनी हो जाती है c/2 हो जाती है, तो उसका चार्ज कितना होगा, तो कुछ लोग यहाँ से कैलकुलेट करने लग जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, चार्ज अभी भी क्या रहेगा उसका 2c रहेगा, क्योंकि चार्ज इज इनवेरिएंट ऑफ स्पीड, यानी चार्ज में स्पीड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर है क्या ये बात? ठीक है, यहाँ तक मैं समझ पाया कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, अच्छी अच्छी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों ने यहाँ तक समझ लिया होगा कि चार्ज की प्रॉपर्टी को हम कैसे करने वाले हैं। जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, इट डज कंटेन beautiful numericals which some of them we have included in this chapter in this videos। और भी अगर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन है तो उनकी प्रैक्टिस करें आप, सेम यही झोली रहेगी। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप जो जीमेल आईडी आपको दी हुई है कांटेक्ट करने के लिए, वहाँ पे आप अपने सवाल जो है क्वेश्चंस उनको भेज सकते हैं, एंड वी माइट एंटरटेन योर क्वेश्चंस इन दिस क्लासेस इफ दीज आर रियली गुड प्रॉब्लम्स एंड टू सॉल्व इट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक आप नोट करें। अब हम बहुत बढ़िया सेक्शन की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, आप इनको एक बार नोट कर लें, तब तक मैं इनको रब कर देता हूँ। यस, अब हम इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट आई वुड से इंपॉर्टेंट टेस्ट, इट इज ऑल्दो रॉन्ग वर्ड बट फिर बता रहा हूँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट, यानी मोस्ट भी लगा रहा हूँ और साथ में ईएसटी भी लगा रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया सेक्शन जहां से रियल में ये चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, दैट इज कूलम फोर्स, दैट इज कूलम फोर्स, दैट इज कूलम्स। एक्चुअली फोर्स मैं बोल के मैं से एक बार लो बोलूंगा, कूलाम का नियम से हम क्या करते हैं, इस सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखें क्या बातें की थी कूलाम साहब ने, उसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन आई अर्ज यू ऑल स्टूडेंट दैट यहाँ पे बहुत अच्छा अटेंशन पे करें भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाले सेक्शन से रियल इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट होती है। जो जेई वाले बच्चे हैं, जो कंपटीशन एग्जाम वाले बच्चे हैं, वो भी ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट। देख क्या किया इन्होंने, हम चर्चा करते हैं, तो बहुत सारे प्रैक्टिकल किए, टू बी ऑनेस्ट बहुत प्रैक्टिकल किए होंगे इस इंसान ने, बट काम की बातें करते थे। क्या किया इसने, क्या किया इसने नहीं, इन्होंने क्या किया सॉरी, एक चार्ज रखा Q1 और एक चार्ज और रखा Q2, मान लेते हैं Q1 और Q2 रखा। अब आप खुद बताओ, आप खुद सोचोगे कि ये चीज तो आप भी कर सकते थे, कूलाम ने क्या अलग किया है, बट बिल्कुल उस टाइम अलग ही था। ध्यान से देख, तो अगर इन दोनों को मैं रख दूं ऐसे पास में, तो खुद सोचो ये वाला कहां जाएगा, दोनों एक ही नेचर के हैं, पॉजिटिव मान ले, पॉजिटिव चार्ज है, कहां जाएगा ये? सब लोग सोच रहे होंगे, बोल भी रहे होंगे बहुत सारे कि इधर जाएगा, हाँ बिल्कुल, और ये कहां जाएगा, इधर। ठीक, बहुत बढ़िया, दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, बिल्कुल भागेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज जो है अगर उनको फ्री छोड़ दें और सेम क्या है उनके बीच में नेचर है उनकी, तो वो एक दूसरे से दूर, दैट मीन्स रिपल्सन, प्रतिकर्षण, बिल्कुल। अब इसने भाई साहब ने क्या किया, Q1 और इधर क्या रख दिया, -Q2 रख दिया। अब क्या पता चला, अब पता चला ये वाला इसकी ओर आता है और ये वाला क्या आता है, इसकी ओर आता है। तो यहां से एक स्टेटमेंट निकला क्या, कि कूलम्स ने एक स्टेटमेंट आया। पहला स्टेटमेंट ये था, मैं इधर की बजाय मैं इधर लिखता हूं, पहला क्या, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ईच चार्ज इज इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी जो फोर्स की डायरेक्शन है दोनों चार्ज पे, एक ध्यान से देख, इस पे कहां इधर है, तो इस पे कहां लग रही है, इधर लग रही है, इस पे इधर लग रही है और इस पे कहां लग रही है, इधर। तो पहला स्टेटमेंट पता चला कि अगर मैं दोनों को क्या कर रहा हूं, सेम नेचर के ले रहा हूं, तो दोनों में फोर्स लग रहा है, और अगर मैं अपोजिट नेचर ले रहा हूं दोनों की, तो भी क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। बट हर एक केस में पता चल रहा है, अगर इस पे अगर चार्ज इधर लग रहा है फोर्स, तो उस पे कहां लग रहा है, दूसरी ओर, और इस पे भी यही केस नजर आ रहा है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, इतना तो हम भी कर सकते थे। देख आगे और क्या किया उसने क्या किया कि इन दोनों चार्जेस को पहले पॉजिटिव के साथ ले लिया और अब क्या ले लिया, अपोजिट नेचर के साथ ले लिया। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, यहां तक सर समझ में आ गया। तो कूलाम ने एक बात क्या देखी कि यार जब इन दोनों चार्जेस को अपोजिट नेचर सॉरी सेम नेचर के थे, तो इस पे फोर्स चलो मान लिया क्या लगा, F21, और इस पे क्या लगता है सर, F12, यानी F2
F on 2 due to 1, F on 1 due to 2, और इधर भी क्या लगा रहे 1 2, और ये भी क्या था, इसने सेम नाम दिया। तो उसने चेक किया कि यार ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आता है वो क्या आता है इस वाले केस में भी और इस वाले केस में भी स्टार्टिंग में एक बार क्या आता है बराबर आता है। दूसरा कि इसकी डायरेक्शन अगर यहां है तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, अरे यहां होती है, यानी डायरेक्शन क्या होती है इसकी इस साइड होती है, बट मैग्नीट्यूड में क्या होता है दोनों समान थे। उसने देखा क्या देखा कि ये क्या देखा कि ये वाला फोर्स और इसी चार्ज पे यानी इस चार्ज की वजह से इस पे लगने वाला फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड उसको क्या निकल आया रे सेम निकल के आया। ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा उसने एक और देखा, क्या ये दोनों चार्ज टच कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। तो यानी जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चार्ज है गुलाम ने जो फोर्स बताया वो क्या हो टच कर रहा हो, यानी ये टच नहीं कर रहे हैं तो भी ये फोर्स लग सकता है। जैसे ये पेन है, इसको मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पे, तो ये नीचे क्यों जा रहा है, क्या धरती इसको खींच रही है अपनी ओर, वो तो हमें लग रहा है तभी तो नीचे जा रहा है, लेकिन क्या इसने कुछ ऐसी चीजें रस्सियां कुछ लकड़ वगैरह कुछ बांध के कुछ नहीं रखा है ताकि खींचती हुई नजर आए। इसका मतलब बिना संपर्क में आए हुए यानी विदाउट कॉन्टेक्ट जो फोर्स है उसको भी क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बोला जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों चार्ज एक दूसरे के टच में नहीं है। दूसरा एक और उसने बोला कि यार हो सकता है कि ये वाला चार्ज है इसको यहाँ पे लेके आए तो इसने इसको अट्रैक्ट कर लिया, ये वाला चार्ज है इसको इसने क्या अट्रैक्ट कर लिया है। हो सकता है इसको देखो आगे जाके हम पढ़ेंगे किसी और जगह, समझ लो कि इस चार्ज का एक ओरा है, इस चार्ज का एक धाक समझ लो आप, जिससे कि जिसकी वजह से अट्रैक्ट हो रहे हैं ऐसे चीजें। कई बार आपकी लाइफ में भी देखा होगा, अपने आसपास लोग सोचते होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी धाक है मार्केट में, मतलब वो देखें तो लोग अपने आप अट्रैक्ट हो जाते हैं उनकी ओर। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि लड़कियों से अट्रैक्ट होते हैं हम, तो ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है, लोग भी हो सकते हैं ऐसे जिनसे आप अट्रैक्ट हो सकते हो। खैर मजाक अलग है। तो गुलाम साहब ने क्या देखा, अगर चार्ज में रख रहा हूं तो बिना टच वाला फोर्स लगता है, ठीक है, और वो फोर्स कैसा लगता है, दोनों पर बराबर लगता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है देखना। हर एक टर्म जो बोल रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट बात है, क्या बिना टच वाला इंपॉर्टेंट है। दूसरा दोनों पे इक्वल फोर्स अगर वो भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ये भी क्या है एक दूसरे की सॉरी सही है। अब इन तीनों बातों को मैं मिला हूं तो पहली कौन सी कि इक्वल फोर्स, इक्वल फोर्स। दूसरी बात कौन सी, डायरेक्शन अपोजिट। दूसरी बात कौन सी, डायरेक्शन अपोजिट। और तीसरा कौन सा, डिफरेंट बॉडीज। कौन सा रे, डिफरेंट बॉडीज, अलग अलग बॉडी पे लग रहा है। तो ये तीन बात सुन के मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है सर। क्या, मैं जब एनएलएम पढ़ता था तो वहां पे एक फोर्स हुआ करता था, थर्ड लॉ, न्यूटन्स, रिमेंबर न्यूटन्स थर्ड लॉ। वहां बोला जाता था अगर कोई दो बॉडी पर, देख डिफरेंट बॉडी पे अगर इक्वल फोर्स और अपोजिट फोर्स लगता है लेकिन अलग अलग बॉडी पर लगता है तो वो क्या है रे, वो एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। वो क्या होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर। तो ऑफ कोर्स दिस इज कूलम्ब फोर्स, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी स्थिर विद्युत बल। ये क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर, क्रिया प्रतिक्रिया बल युग्म है ये। क्योंकि अगर आपको कोई क्रिया प्रतिक्रिया युग्म बनाना है तो ये तीन बात गांठ बांध लें, इन तीन बातों का होना जरूरी होता है। एक्शन रिएक्शन पेयर के लिए तीन बातें इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, फिर बता रहा हूँ। सब लोग सोचते हैं कि एक फोर्स होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए और मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, बट द फर्स्ट द लास्ट जो बात मैंने लिखी है दैट इज व्हाट कि इट शुड बी एक्टेड ऑन डिफरेंट बॉडीज। दोनों बॉडी अलग अलग होनी चाहिए जिन पे ये फोर्स लगा। ऐसा नहीं है कि एक बॉडी पे हो सकता है ये फोर्स रहा, सॉरी ये बॉडी थी, इस पे 5 न्यूटन इधर लगा रहा हूँ और 5 न्यूटन इधर लगा रहा हूँ, तो क्या एक्शन रिएक्शन है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि बॉडी ये रही, 5 न्यूटन इधर लग रहा है, 5 न्यूटन इधर लग रहा है, तो देख मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, हाँ सर, और डायरेक्शन भी दोनों की इक्वल है, तो क्या इसको एक्शन रिएक्शन बोलेगा? बिल्कुल नहीं। ये बॉडीज होनी क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। तो ध्यान रखिए, एनएलएम में काम आता है कई बार। खैर आगे बढ़ते हुए, तो कूलम्ब साहब ने दो बातें बता दी कि भैया बराबर फोर्स है, अपोजिट डायरेक्शन है, डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज है। तो फिर उसने क्या बोला, चलो इसका कुछ क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। क्या देखा था यहाँ पे उसने क्या किया, एक बार और किया था, Q1 चार्ज, एक और एक्सपेरिमेंट किया उसने, और Q2 चार्ज, ठीक है। अब उसने क्या किया कि अगर इसको फिक्स कर दिया, इसको क्या कर दिया उसने, फिक्स कर दिया, तो अब तुझे पता है ये अकेला वाला कहां जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। लेकिन उसने एक बात देखी कि यार किसी भी एक्सपेरिमेंट में जब इन दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन बनाई मैंने, दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन मैंने बनाई, ये चार्ज यहाँ है, ये चार्ज यहाँ है, तो या तो ये चार्ज इधर जा रहा है या ये चार्ज इधर जा रहा है, या ये चार्ज इधर जा रहा है या ये चार्ज इधर जा रहा है। किसी भी कंडीशन में इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के इधर कहीं और कोई भी चार्ज बिल्कुल नहीं जा रहा है। इसलिए उसने एक बात और बोली जो लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि इट एक्ट्स along the line joining
द चार्जेस। यानी ये जो कूलम्ब फोर्स है, कूलम्ब लॉ की वजह से जो फोर्स होता है, मैं अभी तक कुछ नहीं बता रहा, मैग्नेटिक कुछ नहीं होता, पहले उसके एक्सपेरिमेंट की बातें कर रहा हूं तेरे साथ। यानी इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्ज, दोनों चार्ज को जोड़ने वाली जो लाइन है ये वाली, इसके अलोंग ही वो चार्ज फोर्स लगता है, चाहे वो इधर लगे चाहे वो इधर लगे, कहीं लगे। बट इसका मतलब क्या हुआ, जब ऐसा कभी होता है तो इस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स यानी वो फोर्सेज जो एक दूसरे की बॉडी को मिलाने वाली लाइन के अलोंग अगर लगते हों, उन फोर्सेस को सेंट्रल फोर्सेस बोला जाता है। तो यू मे बी आस्क्ड इन एनी एग्जाम दैट वेदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स और नॉट। यस इट इज। ठीक है, नेक्स्ट, बहुत बढ़िया। अब देख इसका देखते हैं। उसने देखा कि यार अगर मैंने चार्ज Q1 ले लिया और Q2 ले लिया, अब मैंने क्या किया, थोड़ी देर बाद में Q की वैल्यू बढ़ाई तो फोर्स बढ़ गया, और अगर फिर मैंने Q2 की वैल्यू बढ़ाई तो फोर्स बढ़ गया, अगर मैंने इसकी वैल्यू घटाई तो फोर्स घट गया इनके बीच में, और इधर वाले की तो भी घट गया। तो इससे क्या रिलेशन निकला, इससे रिलेशन निकला कि जो F चाहे वो 1 2 पे लगता हो, मैं एक बार मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी तुझे बता भी चुका हूँ डायरेक्शन क्या होती है। आज की क्लास में बहुत तेज से बोल रहा हूँ, बिल्कुल जरूरी है, 6-7 लेक्चर कर चुके हैं एंड स्टिल वी हैव नॉट रीच्ड अप टू कूलम्ब फोर्स। ये सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि एक बार थोड़ा सा आप अभेस हो जाए। जिन लोगों को आवाज तेज लग रही है, यूट्यूब आपको फैसिलिटी दे रहा है कि आप थोड़ा सा मेरा जो वॉल्यूम जो स्पीड है उसको कम कर सकते हो, 0.75 पे करके देख लो। जिनको अगर कम लगती है वो बढ़ा के भी देख सकते हैं, तो कोई ऐसा इश्यू नहीं आना चाहिए, किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए स्पीड के साथ। मैं स्पीड से कराऊंगा तो बेहतर है कि जल्दी हो जाएगा चीजें। यानी F12 हो चाहे वो F21 हो, दोनों का मैग्नीट्यूड ये क्या है, Q1 और Q2 के मल्टीपल बोल दो, तो Q1 और Q2 दोनों के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि इसको बढ़ाऊंगा तो बढ़ेगा, इसको घटाऊंगा तो घटेगा, किसी एक को बढ़ाऊंगा तो बढ़ेगा, किसी एक को घटाऊंगा तो घटेगा, ये चीज ठीक है। दूसरा बात ध्यान से देख, ये वाला और ये वाला बीच की डिस्टेंस कितनी है, वो जरा R है। क्या है, R। तो उसने देखा कि जो फोर्स है F12 या फिर मैं बोल दूं F21, ये जो बीच की दूरी है उसके स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर तू बीच की दूरी 4 गुना बढ़ा देगा, बीच की दूरी 4 गुना बढ़ा देगा, तो सोच तेरा जो फोर्स है वो 16 गुना कम हो जाएगा, यानी उसके स्क्वायर के अकॉर्डिंग हुआ। ये प्रैक्टिकल डाटा है, उसमें मुझे कोई गुरेज नहीं है, ये बात जैसे मुझे याद है ऐसे तुझे भी होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देख, इसको अगर मैं करता हूं तो तुझे पता है, इनको अगर मैं हटाऊंगा प्रोपोर्शनलिटी, तो ये एक चीज आएगी, क्या है वो, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। क्या, दैट इज के, दिस इज के। इसकी बात मैं एक बार नहीं करूंगा, बाद में जैसे हम इलेक्ट्रिकल फील्ड वगैरह पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से इसको समझाने की कोशिश करेंगे। क्या देखो समझ ले, कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू तुझे याद रखनी है 9 × 10 की पावर 9 तक यूनिट। देख इसकी वैल्यू चाहिए तो फोर्स × मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये कुलाम यानी कुलाम का स्क्वायर। ये क्या होता है, इसका वैल्यू होती है, याद होनी चाहिए बहुत बार। ये वैल्यू तुझे ऐसी है जो हर बार इलेक्ट्रिकल फील्ड जब भी निकालनी आएगी यूज करनी पड़ेगी। एक और बताता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये ऐसा होता है, अब ये होता है तो होता है, आपको याद रखना पड़ेगा फिर से। हाँ, मैं एप्सिलॉन नॉट जिसे बोलते हैं, ई जो छोटा सा ई नॉट है, इसको समझा सकता हूँ, बट एक बार ऐसे समझ ले कि जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू होती है 8.85। कहाँ से आती है, यही वैल्यू यहाँ रखते हैं, 4 पाई को उधर करते आ जाएगी, × 10 की पावर -12, और इसका उल्टा हो जाएगा, ध्यान से देखें तो क्या होगा, न्यूटन इनवर्स मीटर की पावर -2 और C स्क्वायर। ये क्या हो जाएगी इसकी। अब देखो एक्चुअली मैं बताऊं तो इसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। और ये के एक्चुअली में होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको पैरावैद्युतांक बोलते हैं हिंदी में, पैरावैद्युतांक, और इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। देखो आप इसको एक बार छोटा सा समझ लो कि जो अपनी लाइट है, इट इज अ पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड। जो कंपोनेंट होते हैं कि नहीं होते, दोनों हाँ होते हैं। तो एक्चुअली में लाइट की स्पीड होती है, मैं थोड़ा सा ड्रिफ्ट कर रहा हूं बट इसको ध्यान रखना, 1/ε0 और μ0। ये जो μ0 होता है ये इलेक्ट्रिकल फील्ड का एक पार्ट होता है, और ये जो ε0 इलेक्ट्रिकल फील्ड का पार्ट होता है, और जो μ0 है ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का पार्ट होता है। दोनों कांस्टेंट वैल्यू हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की तुझे वैल्यू मिलेगी। इन दोनों कंपोनेंट को मिला के वैक्यूम के अंदर लाइट की वेलोसिटी इस फॉर्मूले से दी जाती है, n रूट ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है वैसे, और यहाँ से वैल्यू निकल के आती है इसकी क्या, 3 पॉइंट। आगे बहुत अच्छी खासी चर्चा करेंगे इसकी, आप बिल्कुल टेंशन न लें। ये लाइट की क्या होती है, वेलोसिटी होती है। एक बार ऐसे समझ लो आप, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे। अगर आप कर लिया तो आगे वाला जो सेक्शन है उसको हम यही स्टार्ट कर चुके होंगे, इसलिए हम इसको नहीं छेड़ रहे। तो तुझे एक बार याद रखना बस कि कूलम्ब फोर्स जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। अब सर ये फोर्स है, then why are you not telling us the direction of this force?
and I already told you what that force will be acting along the line joining to these two charges, यानी इन दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली जो लाइन है उसके किसी भी एक साइड हो सकता है फोर्स, ये हो जाएगा। तो कूलाम फोर्स क्या है अब बताता हूं पूरा रियल स्टेटमेंट। कूलाम ने क्या बोला, कूलाम ने बोला कि अगर कोई दो चार्जेस हैं, अगर कोई दो चार्जेस, सारे एक्सपेरिमेंट की उसने 2-3 लाइनें लिखी कि अगर कोई दो चार्जेस हैं और वो बीच की डिस्टेंस r है तो उनके बीच में क्या लगेगा सर, उनके बीच में कूलम फोर्स लगेगा। हाँ बिल्कुल लगेगा। तो कूलम फोर्स कितना लगेगा वो उसने बताया, तो बोला कि वो जो कूलम फोर्स उनका लगता है वो उन दोनों जो चार्ज होते हैं उनके जो वैल्यू होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी समान अनुपात में होते हैं, और जो बीच की दूरी होती है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, जो कि तुझे यहाँ से पता चल रहा होगा, ये रहा चीजें, यानी यहाँ से एक साथ लिख दे तो इसको क्या हो जाएगा F(Q1 Q2 अपॉन r²), ये था उसका लो, और फिर कांस्टेंट वगैरह आ जाते हैं और कुछ भी नहीं था। इस पे देख बहुत सारा, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आज का शायद हो सकता है अगला लेक्चर भी तुझे इसी के ऊपर फॉर्मूले, इस फॉर्मूले के ऊपर कैसे कैसे हमारे पास न्यूमेरिकल्स आते हैं, कैसे कैसे हम इन चीजों को सॉर्ट आउट करते हैं, उस पे हम करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देख, इतनी सारी चीजें तुझे समझ में आएगी। इस पे मैंने तुझे यही समझाया कि कूलम फोर्स क्या होता है। अब हम इसको समझने जा रहे हैं कि इस पे कैसी कैसी प्रॉब्लम्स मेरे साथ आ सकती हैं। तो एक बार इसको तू लिख ले और इसको मैं क्या करता हूँ, रब करता हूँ। ध्यान से देख, यस। अब देख छोटा सी और बात करते हैं, फिर मैं तुझे इसकी सारी लाइन जो है उसको समरअप कर देता हूँ, उसको नोट कर लेना। ध्यान से देख, मान ले एक चार्ज है और एक चार्ज ये है, ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, ठीक है सर। अब चूंकि ये प्लस है ये माइनस है तो दोनों के बीच में क्या होगा, दोनों के बीच में प्रेम होगा, प्यार है दोनों के बीच में, प्यार इन द सेंस अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। ध्यान से देख, हाँ सर ये इसको अपना प्यार देगा और ये इससे प्यार करेगा, बिल्कुल। कितना करेगा सर, अगर बीच की दूरियां घर वालों ने अगर r कर रखी हैं तो इनके बीच में जो फोन पे जो प्यार होगा वो क्या होगा, K(Q1 Q2 अपॉन r²। बोल है कि नहीं, यहाँ प्यार का मतलब है फोर्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी जितना भी न्यूटन का प्यार है वो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है आप लोग जानते हो, कबाब में हड्डी बनने में बहुत सारे लोग हैं, और यहाँ भी आया एक, कौन सा आया, एक और आया Q3 आया प्लस वाला, ठीक है। अब जाहिर सी बात है Q3 वाला आएगा तो ये इसको प्यार देगा, हाँ सर बिल्कुल देगा, और ये भी इसको प्यार देगा क्योंकि इसका धर्म है, जैसा कि आज आप लोग जैसे करते होंगे ऐसा होता है। ये कबाब में हड्डी बना। अब देखो अगर ये इसके साथ, ये भी मान लो इससे वो बराबर दूरी पे घर है दोनों के, r दूरी पे बैठे हैं, फोन पे क्या प्यार होगा, इन पे भी फोन का क्या प्यार होगा, चलो मान लेते हैं सर इसका प्यार मान लेते हैं F2 होगा, इसका F1 मान लेते हैं, तो K(Q2 Q3 और r², ठीक है। इसका प्यार ये, इसका प्यार ये क्या प्यार है सर, ये प्यार Q2 पे ये दे रहा है, हाँ, और ये सर इसको दे रहा है, मतलब इसको तो प्यार दो लोग दे रहे हैं, हाँ हाँ बिल्कुल दे रहे हैं। तो कुछ सोच के देख, जब ये इसको प्यार दे रहा है Q2, यानी इस पे फोर्स लगा रहा है, तो क्या इसके प्यार में कमी आ रही है, यानी इसके लगाए गए फोर्स में कमी आ रही है? अरे सर बिल्कुल नहीं, ऐसा तो हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, दो लोग बराबर बिल्कुल अमाउंट ऑफ लव कैन बी ट्रांसफर्ड, प्यार बिल्कुल ट्रांसफर हो रहा है। तो सर कैसे करें, तो सर दिक्कत आई इस पे बेचारे पे, क्यों, क्योंकि ये जितना एफर्ट्स पर डाल रहा था उतना एफर्ट्स क्या रहा है कि और भी डाल रहा है, तो इसका ध्यान क्या रहा कहीं और, पर उस चीज को भूल जा। लेकिन इस पे अगर मैं बात करूं, यानी कहने का मतलब है अगर इस चार्ज की लाइफ में कोई दूसरा प्यार करने वाला आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आता रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। किस बात पे, तो इसको ये जो प्यार दे रहा था उस पर कोई फर्क थोड़ी पड़ा है। अरे मान ले इसकी वैल्यू आती है 2 न्यूटन, तो ये इसको प्यार दे रहा था 2 न्यूटन। अब अगर ये वाला जो दे रहा है, ये मान ले 3 न्यूटन निकल के आ रहा है, ज्यादा दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा दे रहा है, बट उसकी तरफ से कितना मिल रहा था, 2 न्यूटन ही तो मिल रहा था, तो उसमें कमी थोड़ी आएगी, हाँ हाँ बिल्कुल नहीं आएगी। और अब सोच, उल्टा सोच, ये 3 न्यूटन दे रहा है, 3 न्यूटन, तो इधर वाला इसको प्यार दे रहा, तो क्या इसके 3 न्यूटन में कमी आएगी? नहीं नहीं नहीं, मतलब इस पे नेट प्यार तो बढ़ गया, इस पे नेट प्यार बढ़ गया मिलने वाला। लेकिन अकेला की तरफ से देखूं, यानी इसकी अकेले की तरफ से पहले भी 2 न्यूटन था, तो आज भी 2 न्यूटन है। इसका मतलब सर कहना क्या चाहते हो, ये प्यार मोहब्बत की बातों से कहना ये चाहता हूं कि अगर किसी चार्ज पे कोई दूसरा चार्ज फोर्स लगा रहा है और मीनवाइल इसी दौरान अगर कोई दूसरा चार्ज आ गया और वो भी उस पे अगर चार्ज लगाने लग गया, सॉरी फोर्स लगाने लग गया,
तो पहले वाला चार्ज जो फोर्स लगाता था उस फोर्स की जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, उस पे दूसरे वाले द्वारा लगाए गए फोर्स से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो उस पे ऐड हो जाएगा, लेकिन उसकी साइड से लगने वाला, कहने का मतलब है कि अगर इसने 3 न्यूटन लगाया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका कम हो जाएगा, इसका ज्यादा, इसका 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऐसा इसका 2 आज है तो 2 जिंदगी भर रहेगा। इसको देखे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो मैं तुझे आगे थोड़ा सा समझाऊंगा कैसे एक कूलम्ब लॉ जो इसका वेक्टर लॉ वगैरह हम करवाएंगे, वेक्टर फॉर्म होती है उसको करवाएंगे तब देखेंगे। बट पहले समझ ले कि सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है यानी एक चार्ज की प्रेजेंस से अगर कोई दूसरे चार्ज और बैठे हुए हैं और उनकी वजह से कोई फोर्स किसी पे लग रहा है तो वो वाले फोर्स उस चार्ज की वजह से क्या नहीं होते हैं, बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते, इसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं। तो अभी तक जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा है उसके बारे में देख क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट नोट करता था साथ में। पहला क्या है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, हर दो चार्ज रखे हुए हैं, ये Q1 और ये Q2, तो इन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। दूसरा, इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, सर मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तीसरी बात क्या है कि डिफरेंट बॉडी पर लगती हैं, किस पे लगते हैं, डिफरेंट बॉडीज पे लगती हैं। और इन पहली 3 बातों से मैं बोल दूंगा कि ये क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर है, क्योंकि ये 3 बात यदि पूरी होंगी तभी वो एक्शन रिएक्शन पेयर बोला जाता है, ये न्यूटन साहब ने बोला था। नंबर 4 क्या है, जो डायरेक्शन है, जो क्या है डायरेक्शन है, वो अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्ज, यानी ये 5 जो बातें मैं लिख रहा हूं ना इसको नोट कर ले, कहीं मिलेंगी नहीं एक साथ ऐसी बातें, फिर बता रहा हूं तुझे, बोर्ड के अंदर कम मिल सकती हैं, जेई वालों के अंदर ज्यादा मिल सकती है, बट ये सही बातें हैं जिसको तुझे लिखना जरूरी है, जैसे जैसे बोलता हूँ लिख रहे। डायरेक्शन अलोंग द लाइन जॉइनिंग, यानी दोनों चार्ज को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग ही क्या होगा, ले फोर्स होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। 5वां पॉइंट, अगर इसकी वजह से लाइन जॉइनिंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग है तो इसको इसमें क्या बोल देंगे, सेंट्रल फोर्स बोल देंगे, क्या बोल देंगे, सेंट्रल फोर्स। छठा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनवर्स, यस, इनवर्स स्क्वायर लॉ भी फॉलो करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो जो भी फोर्स दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये ध्यान रखें। तो कई बार क्वेश्चन आता है क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, गुलाम ने इसको क्या बोला था बाद में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला था, क्या इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, यस इट डज फॉलो, क्लियर है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। 7वां पॉइंट सर हो गया, डायरेक्शन होगी, वो होगी। डायरेक्शन क्या है कि अगर कोई तीसरा चार्ज आता है, यानी थर्ड चार्ज आता है, दो चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा था पहले, वो तीसरा चार्ज आ गया तो उन पहले दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा था उस पर कोई भी प्रभाव उसका नहीं पड़ेगा। अपनी भाषा में लिख ले, जो बोल रहा हूँ उसको बेहतर रहेगा, इससे अच्छा नोट से कोई नहीं हो सकता। तो 6-7 पॉइंट है कूलम्ब फोर्स के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के बारे में, कूलम्ब फ्लो के बारे में तुझे ध्यान होनी चाहिए, जैसे मुझे याद है वैसे तुझे भी नींद में ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ तक हो गया, बहुत बढ़िया। यस, अब देख इसमें बहुत छोटे क्वेश्चंस करते हैं हम, ध्यान से देख कैसे करेंगे। एक बात और बता दूं, यहाँ पे तुझे वेक्टर थोड़ा बहुत आना चाहिए, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि काफी सारे लोगों को वेक्टर एडिशन आता होगा, फिर भी मैं थोड़े से 2-3-5 मिनट के लिए फ्लैश करूंगा वेक्टर क्या होता है, और फिर भी आपको नहीं समझ में आता है, कुछ लोगों का आगे छूटा हुआ है। तो अभी 11th क्लास का जो सेक्शन चल रहा है उसके अंदर हम यूनिट एंड डायमेंशन कर रहे हैं, होपफुली विद इन 3 or 4 lectures we might have completed the UND, then we will start basic mathematics for the 12th class student of physics also। तो फिजिक्स में जो मैथमेटिक्स काम आएगी उसका लेक्चर स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर हम वेक्टर बहुत आसान से करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे, तो वहां देख लेना। बट काम की चीजें मैं बता दूंगा। पहला क्वेश्चन ध्यान से देख, एक चार्ज है Q1 और Q2 और जो 1 मीटर दूरी पे रखे हुए हैं, कितना रे, 1 मीटर। AIEEE में पूछा गया सवाल है, जेई मैन में कई बार पूछा गया, शायद 2 बार पूछा गया सवाल, तो याद नहीं ढंग से, बट ऑफ कोर्स ये पूछा गया है। देखो सिंपल, कैसे, दो चार्ज है Q1 और Q2 1 मीटर दूरी पे रखे गए हैं, तो पूछा है इन दोनों के बीच में मिनिमम कितना फोर्स लग सकता है, मिनिमम फोर्स पूछा है इनके बीच में, मिनिमम फोर्स कितना हो सकता है। ध्यान से देख, सोच, मैं ज्यादा नहीं सोचूंगा, उम्मीद करता हूँ स्क्रीन पॉज करके सोच रहा होगा। देख, अरे यार फोर्स का फॉर्मूला तो यही होता है ना यार, K Q2 अपॉन 1 मीटर यानी इसका स्क्वायर। तो देख ये चीज फिक्स कर दी, ये चीज फिक्स है, तो वो डिपेंड किस पे कर रहा है, इस पे नहीं कर रहा क्या। अब ये मिनिमम कब हो सकता है, जब चार्ज की वैल्यू मिनिमम हो। अच्छा सर, चार्ज की मिनिमम वैल्यू तो आपने कल तो बताई थी, आज वाली क्लास में तो चर्चा की है, क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज,
यानी मिनिमम चार्ज किसी बॉडी पे कितना हो सकता है, या तो चलो हो ही नहीं सकता, अगर है तो कितना, तो सर एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसके बराबर ही तो होता है मिनिमम चार्ज, जिसको क्या बोलते हैं ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। इसका मतलब सर Q1 की वैल्यू अगर ई हो जाए और Q2 की वैल्यू भी क्या हो जाए ई, इसमें कोई अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं पूछा था, तो फोर्स पूछा जो भी है तो ई मान लिया, इसका मतलब फोर्स कितना होगा, अरे ये ई स्क्वायर, बहुत सिंपल, खत्म। कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा सोचा होगा फिर भी नहीं आया, ध्यान दे यहाँ पे तुझे यही ध्यान रखना था कि मिनिमम फोर्स कितना लगता है। देख दूसरा वो सवाल करवाता हूँ तुझे, बहुत बढ़िया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, छोटे छोटे मजाक में नहीं करूंगा, तो उम्मीद है फिर रिपीट छोड़ता हूँ, देख छोटी सी मजाक करता हूँ तेरे साथ, कुछ लोग हंसेंगे क्या करवा रहे हो सर, ये 2 कूलम चार्ज है, ये -6 कूलम चार्ज है, बीच की दूरी 2 मीटर है, तो बता कितना फोर्स लगेगा। मैं जानता हूँ तू कर लेगा कि इंटू 2 इंटू -6 इंटू 2 इंटू 2, बोल है कि नहीं, ये छोटे मोटे सवाल एक्सपेक्ट की तू कर लेगा। माइनस प्लस तुझे क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा, प्लस आए तो सोचना दूर जाने वाले, और माइनस आए तो सोचना ना ट्रैक्शन फोर्स है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। देखा बहुत बढ़िया सवाल करवाता हूँ तुझे यहाँ से। एक्चुअली में जो लोग सोच रहे थे कि हम सिर्फ बोर्ड का सेक्शन करें, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ जो प्रॉब्लम करवाएंगे बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम कराएंगे, तो तेरे वहां एग्जाम में भी आएंगी, बट स्टिल हम बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं, तो इसको तू आराम से उतार ले, के बाद में मैं कराता हूँ तुझे बहुत शानदार प्रॉब्लम कराता हूँ। देख हाँ देख ध्यान से देख, प्रॉब्लम करा रहा हूँ तुझे बहुत बढ़िया। पहली प्रॉब्लम जो तेरे बुक के अंदर बहुत बार मिल भी सकती है तुझे, देख ध्यान से देख, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए साइड है इसकी, और यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, क्यू क्यू क्यू, ठीक है, ये 1 मान ले, ये 2 मान ले, ये 3 मान ले। तो तुझे प्रॉब्लम क्या पूछा है कि जो क्यू चार्ज है, जो क्यू चार्ज है उस पर नेट फोर्स कितना होगा, ये पूछा उसने, ध्यान से देख। अब यहाँ पे तुझे एक बात देखनी पड़ेगी, मैंने तुझे बताई थी कि किसी भी चार्ज में जो फोर्स लगता है तो बाकी अदर चार्ज की वजह से लगता है, हाँ सर लगता है। अब बाकी अदर चार्ज की वजह से फोर्स लगता है, तो एक बात और मैं क्लियर समझता हूं कि इस पे अगर मैं चार्ज देखूंगा, सॉरी फोर्स देखूंगा, तो एक तो इस चार्ज की वजह से लगेगा, एक इस चार्ज की वजह से लगेगा, लेकिन सर दोनों को ऐड कैसे करूंगा वो बात छोड़, बट तू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से पहले मैंने समझाया था, इसकी वजह से निकाल ले, इसकी वजह से निकाल ले, दोनों को ऐड कर दे। कैसे ऐड करेंगे, ध्यान से देख। अब सर इस चार्ज को और इस चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो तो लगेगा F इक्वल टू F3 पे लगेगा, और किसकी वजह से, 1 की वजह से, यानी F31 आएगा K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। बहुत बढ़िया यार। डायरेक्शन क्या है सर, मैं जानता हूँ पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के और दूर की ओर लगेगा, ये वाला फोर्स ये रहा, बहुत बढ़िया। अब ये भी क्यू, ये भी क्यू, बीच के डिस्टेंस वही, तो सेम का सेम फोर्स लगेगा, लेकिन इस डायरेक्शन में। सर क्यों, क्योंकि दोनों को जोड़ने वाली लाइन ये है, तो ये हो गया F32 दैट इज K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। तो ध्यान से देख, दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है क्या, दोनों की वैल्यू बराबर है कि नहीं, हाँ, तो मान ले इसको F मान ले, एक बार सिंप्लिसिटी के लिए तो क्या मान ले, F मान ले। ओहो, अब तो सर ये प्रॉब्लम बन गई कि छोड़ो बाकी चीज, ये चार्ज है, इस पे फोर्स इधर है और एक इस पे इधर है, सर ये तो 60 डिग्री होता है ना, बिल्कुल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। जब दो फोर्स इक्वल हो, अब देख वेक्टर आएगा इधर, मैथ तो खत्म है, सॉरी फिजिक्स तो खत्म है, अब मैथमेटिक्स है, इसीलिए मैं बोलता हूँ फिजिक्स इज नथिंग, इट्स अ सिंपल मैथ एंड अ क्लियर विजुअलाइजेशन। विजुअलाइज करनी पड़ेगी चीजें, यानी अब सोच इस बॉडी पे एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, हाँ सर बहुत बढ़िया, यानी अब ये फोर्स वेक्टर होते हैं, क्या होते हैं सर, वेक्टर, तो मुझे डायरेक्ट नहीं जोड़ सकता, विद ड्यू डायरेक्शन ध्यान में रखते हुए मुझे जोड़ना पड़ेगा। तो देख ध्यान से देख, अगर इधर देख, अगर यहाँ वेक्टर बता रहा हूं, इतना काम क्या कर ले एक बार, ए वेक्टर है और बी वेक्टर है और उनके बीच में एंगल अगर थीटा है, तो इन दोनों का वेक्टर जो एडिशन आएगा, वेक्टर सम, वो मान लेते हैं इन दोनों के बीच में जहां भी आएगा, ये बीच की बात भी तुझे बाद में समझाएगा, आर वेक्टर। तो आर वेक्टर क्या होगा, वो होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, लेकिन इट डज नॉट मीन कि तू सीधा उसको अलजेब्रा की तरह जोड़ देगा। तो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, यानी मैग्नीट्यूड अकेला, वो क्या आता है, ध्यान से देख, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos of theta, where theta is the angle between these two vectors। तो a स्क्वायर कितना है सर, f है, b स्क्वायर भी f है, तो दोनों सेम है। तो देख इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, यानी फोर्स ऑन 3 किसकी वजह से, दो वाले की वजह से, एक वाले की वजह से क्या आएगा, तो f स्क्वायर, ये देख प्लस f स्क्वायर प्लस 2f, और ये भी f है स्क्वायर, और cos ऑफ थीटा। सर थीटा कितना है, तो 60 डिग्री है यार, तो cos 60 डिग्री
और इसका अंडर रूट, ध्यान से देख, ठीक है। ये एक डेरिवेशन है, मैं जिसके अंदर सॉरी जब वेक्टर करवाऊंगा तो बहुत अच्छे से ये डेराइव करवाऊंगा कि कैसे दो वेक्टर के बीच में एंगल थीटा होने पे उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये आता है। ये हम बाद में देखेंगे, बट एक बार तो समझ ले, ये तेरे काम में आएगा, ये नहीं आया तो गड़बड़ कर देगा पूरी। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब इसको जोड़ेंगे, देख ये कितना हो गया सर, cos 60 की वैल्यू तो हाफ होती है तो हाफ कट गया, तो 1 2 3 f स्क्वायर यानी √3f। सर f क्या था, f तो ये माना था रे, हाँ, तो इसका मतलब हो गया √3 k स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ये f3 आया है 2 और 1 की वजह से, बहुत बढ़िया। डायरेक्शन क्या है, अब जब ध्यान रख, दो वेक्टर है और दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो जाहिर सी बात है उनके जस्ट बीच में जाएगा ना वो। ये सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल विजुअलाइज करा रहा हूँ। ये डायरेक्शन होगी तो इससे कितनी होगी, 30 डिग्री पे होगी। तो छोटी छोटी बातें तुझे पता होगी। तो एक तो तेरे पास ऐसे एनसीईआरटी में बहुत ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, ट्राइंगल दे देंगे, वहाँ पे चार्ज वार्ज दे देंगे, बीच की डायरेक्शन दे देंगे, बीच की डायरेक्शन क्या, बीच की वैल्यू दे देंगे। ये हो सकता है इक्विलेटरल, उसके अंदर ये A1 A2 A3 कुछ भी दे दें, तुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, एंगल वेंगल सारी चीज निकाल लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख यही क्वेश्चन मैं एक और तुझे कराता हूँ, इस बार थोड़ा सा और बिट। ये एक स्क्वायर है, क्यू 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 क्यू, और ए साइड का स्क्वायर है, ए साइड स्क्वायर है। अब इसे पूछ ले तुझे, देख अगर मैं तुझे यहाँ पे पूछूंगा फोर्स, फिर देख ये वाला मैं रिपीट नहीं कराऊंगा इसलिए बोलता हूँ, इस पे पूछूंगा तो देख एक इसकी वजह से कहाँ लगेगा सर, नीचे लगेगा, इसकी वजह से कहाँ लगेगा सर, इधर लगेगा, उसकी वजह से कहाँ लगेगा सर, ये दोनों को मिलाने में लाइन आएगी, और मैं जानता हूँ वो उसको मिलाएगा तो ये एंगल 45 है और ये एंगल भी कितना है 45। इस बार तेरे पास तीन है, क्या आएंगे, वेक्टर आएंगे, तीन वेक्टर आएंगे। तो देख क्या करना, कुछ भी नहीं, इसको और इसकी वैल्यू देख बराबर नहीं आएगी क्या, क्यों आएगी बराबर, क्योंकि ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज, ये वाला सारे बराबर है, बीच की दूरी बराबर है, तो ये वाले चार्ज और ये वाले चार्ज के मैग्नीट्यूड क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो देख इनका कहाँ आएगा 45 डिग्री भी आएगा, जो भी वैल्यू आई निकाल लेना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट आएगी। और फिर इन दोनों का मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में आएगा, एक इसके ऊपर है ही, तो दोनों को सीधा जोड़ देना, जैसे 2 + 3 = 5, बिल्कुल हाँ। यानी जब वेक्टर के बीच में एंगल 80 डिग्री की बजाय सॉरी 0 डिग्री होता है तो उसको सीधा अलजेब्रा की तरह में जोड़ देता है। बट मेरी प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, इस बार सेंटर पे चार्ज, सेंटर पे फोर्स कितना है वो निकालना है तुझे। तो देख ध्यान से देख, सर इस चार्ज की वजह से सेंटर पे फोर्स आएगा, ये वाला फोर्स यहाँ पे, तो इस दूरी को मैं मान लेता हूँ r। तो ये दूरी हुई कितनी सर, अगर ये a है, ये a है, तो ये पूरी कितनी सर, ये पूरी तो है a√2, बोल है कि नहीं, हाँ सर है, a√2 है, तो इसकी हाफ कितनी हो जाएगी सर, इसकी हाफ हो जाएगी 2, दैट इज a/√2। तो ये r कितनी है a/√2, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन क्या आएगी सर, इस डायरेक्शन में आएगी। अब देख इस की वजह से जो फोर्स लगेगा वो भी इस साइड में लगेगा और वो इस साइड लगेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तो वो क्या कितना लगेगा, वो भी सर f लगेगा। क्यों, क्योंकि दूरी इस बार में कितनी है a/√2 है, चार दोनों की सेम है। इस पे किसकी वजह से लगेगा सर, इस पे इधर लगेगा, और इस पे सर इसकी वजह से इधर लगेगा। तो ध्यान से देख, इस वाले फोर्स को यानी इसको, इस वाला फोर्स कैंसिल कर देगा, और उस वाले फोर्स यानी इसको, इस वाला फोर्स यानी ये क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। नेट चार्ज क्या, नेट फोर्स कितना आएगा 0, यानी इसके सेंटर पे फोर्स कितना होगा 0। यानी अगर कोई स्क्वायर है सॉरी, अगर कोई स्क्वायर है उस पे तूने बराबर चार्ज रखे हुए हैं कोनों पे, तो उसके सेंटर पे तो कुछ भी चार्ज रख दे, वो क्या रहेगा, हमेशा बैलेंस कंडीशन में रहेगा। क्लियर है क्या, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब देख एक और बढ़िया बहुत अच्छी प्रॉब्लम कराता हूँ तुझे, ध्यान दे, बहुत अच्छी प्रॉब्लम करा रहा हूँ, बहुत अच्छी, थोड़ी सी एडवांस। तू देख डीप में लेके जा रहा हूँ धीरे धीरे तुझे। ये तेरी घड़ी है, यानी दीवार वाली जो घड़ी है वो है, ध्यान से देख, ये हाँ ठीक है, ये 6 यानी 12 बजे बच्चे उसको 12 गुलाम रखा है, और ये मान लेते हैं 3, यहाँ 3 गुलाम, और ये कितना है 9 गुलाम, और 6 गुलाम, 6 पे 6 गुलाम, यानी जहां घड़ी की सुई होती है 1 2 3 4 उतना गुलाम रखा होगा चार तक। इधर 1 2, तो 1 गुलाम 2 गुलाम, 4 गुलाम 5 गुलाम, इधर 7 गुलाम, इधर 8 गुलाम, इधर 10 गुलाम, इधर 11 गुलाम, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देख ध्यान से देख, अब सेंटर पे, इसके सेंटर पे 1 गुलाम चार्ज रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है 1 गुलाम चार्ज रखा हुआ है, और उस पर नेट फोर्स निकालना है। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। देख ध्यान से देख, हम मैं 12 से स्टार्ट करता हूँ, तू सोच, ये तो तुझे पता है अगर ये घड़ी है तो देख यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सबकी क्या होगी, बराबर होगी, यानी सारे चार्ज इसे बराबर डिस्टेंस पर रखे हुए। हाँ सर ठीक, ध्यान से देखना भैया, बहुत अच्छी प्रॉब्लम करा रहा हूँ, वेरी वेरी गुड प्रॉब्लम, तो रियलाइज हाउ इट वर्क्स। तो 12 गुलाम इस पे फोर्स लगाएगा नीचे की ओर, और वो मिलेगा कहाँ पे सर, 6 वाले पे मिलेगा आगे, क्योंकि ये तुझे पता होगा, फिगर ठीक नहीं है बट कोई बात नहीं, ध्यान से समझ लेना। यानी 12 गुलाम वाले की वजह से लगेगा नीचे, और कितना लगेगा, इधर देख सर लगेगा के 12 गुलाम
अपॉन ये डिस्टेंस मान लिया x है तो x स्क्वायर। क्लियर है? 6 कूलम की वजह से कहाँ लगेगा सर ऊपर लगेगा, तो वो कितना लगेगा सर वो लगेगा k 6 कूलम अपॉन x स्क्वायर। बोल यार देख इसकी डायरेक्शन नीचे इसकी जस्ट ऊपर तो माइनस हो जाएंगे दोनों, तो तू उसको माइनस करेगा तो क्या आएगा देख k x स्क्वायर तो कॉमन और 12 माइनस 6 कूलम। तो बोल कितना ये फोर्स आया इन दोनों की वजह से। ठीक है, डायरेक्शन क्या आएगी रे सर, डायरेक्शन आएगी 12 वाले का ज्यादा है तो नीचे की ओर, यानी एक डायरेक्शन क्या आएगी नीचे की। इसको मैं देख कहाँ बनाता हूँ, इसको मैं इधर बनाता हूँ, इस डायरेक्शन वाले इस प्रोपेगेंडा को मैं इधर करता हूँ, देख तेरे लिए बेटर रहेगा। ये बीच वाला चार्ज है, इस पे एक चार्ज लगा नीचे फोर्स, ठीक है कितना रहे k6c x स्क्वायर। मैं लिख ले रहा हूँ ध्यान से देख। अब देख ये एक वाले की वजह से लगेगा कितना सर ये इधर लगेगा हाँ, और लेकिन इधर कितना है 7 कूलम, तो 7 कूलम वाले की वजह से कहाँ लगेगा सर इधर लगेगा हाँ इधर लगेगा। तो और 1 कूलम की वजह से नीचे ज्यादा किसका सर 7 वाले का, तो तू करके देख लेना चाहिए। एक वाले की वजह से क्या आएगा, एक वाले की वजह से k1 कूलम अपॉन x स्क्वायर और 7 वाले की वजह से आएगा k 7 कूलम अपॉन x स्क्वायर। माइनस कर दोनों अपोजिट है तो बोल k 6 स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। मैं तुझे ये क्यों करवा रहा हूँ देख, जब 2 का 8 के साथ करेगा क्योंकि अपोजिट कौन से है 2 और 8 है, 12 6 1 7 2 8 3 9 4 10 5 11 ये सारी चीजें अपोजिट है, तो तू उनका डिफरेंस ले। 1 और 7 कितना 6, 2 और 8 कितना 6, 3 और 9 कितना 6, 4 और 10 कितना 6, 5 और 11 कितना 6, और वो चीज घूम के आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक पेयर में बात करूं तो फोर्स तो बराबर आ रहा है लेकिन डायरेक्शन क्या आ रही है उल्टी आ रही है, या बोलूं तो कुछ और आ रही है। तो सोच इन दोनों वाले से जो बनेगा वो नीचे की ओर बनेगा और डायरेक्शन क्या होगी ये होगी, लेकिन वैल्यू सबकी सेम है भैया, फिर से बता रहा हूं। अब देख 1 और 7 की वजह से क्या आएगा इधर आएगा, तो देख मैं इधर लिख देता हूं ऐसे ध्यान से देख, और 3 और 9 की वजह से कितना आएगा 9 यानी इधर आएगा, तो ये कहां लिख दिया मैंने ये इधर लिख दिया। ठीक है, अब 4 और 10 की वजह से क्या आएगा वो सर इधर आएगा, और 5 और 11 की वजह से सर वो इधर आएगा। बिल्कुल सर, और सारे एफ हैं, हाँ हाँ बिल्कुल एफ है सारे। अब सोच ध्यान से देख, अब अगर तू इनको जोड़ने वोड़ने लग जाएगा ना, तुझे थीटा वीटा पता, तो मैं तुझे फिर बता रहा हूँ ध्यान से देख यार। जब देख ये वाली 12 बजे और 6 बजे के बीच में कितना 180 डिग्री होता है, तो बीच में कितने पोर्शन बनते हैं उनको तो डिवाइड कर लेना 6 से डिवाइड कर लेगा, 6 पोर्शन बनते हैं यानी 1 2 3 4 5 और एक बीच में और आता है। यस, एक हमने और स्टार्ट नहीं किया है, ये एक वाला है तो ये क्या होगा यहाँ पे 2 वाला भी तो होगा, ये चीज हम भूल गए यहाँ पे हाँ, यानी 1 2 3 4 5 6 ये 6 फोर्स आए, इधर और कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, अब तुझे ध्यान से होगा अगर ये पूरा 180 होता है तो ये 6 पोर्शन बने यानी ये 30 डिग्री है, और ये भी कितना है 30 डिग्री है, और ये भी कितना है 30 डिग्री है, और ये भी कितना 30 डिग्री, और ये कितना 30 डिग्री। तो एक्चुअली में अब इनको मुझे जोड़ना है। तू अगर किसी और तरीके से करेगा, मैं तुझे शॉर्ट बताता हूँ देख, वेक्टर कंपोनेंट करने तुझे यहाँ आने चाहिए। वेक्टर कंपोनेंट का पहले बताता हूँ, ध्यान से देख ले जल्दी से। ये मान ले तेरे पास y है और ये है x, अगर कोई वेक्टर ऐसे है और उसका एंगल जिस भी डायरेक्शन में थीटा है और इसकी वैल्यू मान लेते हैं a है, तो ये इस वेक्टर का जिसके साथ थीटा बन रहा है वहां कंपोनेंट होता है a cos थीटा। ये मैं वेक्टर में करवाऊंगा डर मत, और जो इसके अपोजिट होता है वो क्या होता है a sin थीटा। लेकिन ध्यान रहे जो कंपोनेंट करता है ये वाला और ये वाला, उनके बीच में जरा ओरिजिनल वेक्टर आना चाहिए। कई बार गड़बड़ हो जाती है, कई बार हम सोचते हैं कि यार ये ले लिया इसके परपेंडिकुलर तो एक ये भी तो हो सकता है, लेकिन इसके परपेंडिकुलर तुझे नहीं चाहिए। क्लियर है इस बात का? तो इस वेक्टर वाली लाइन है ये दोनों कंपोनेंट के बीच में आनी चाहिए, बहुत बढ़िया। अब देख ऐसे हम करेंगे, तो इस फोर्स को तू एक बार भूल जा, इसको एफ को, तो इसको देख और इसको देख, तो देख इसका थीटा 30 डिग्री है इसके साथ, तो मतलब यहाँ पे इस लाइन पे इसका एक कंपोनेंट आएगा एफ कोस 30, हाँ सर, और एक आएगा एफ साइन 30 इधर, हाँ बिल्कुल। और इसका अगर तू देखे तो एक 30 डिग्री है तो इधर आएगा एफ कोस 30, हाँ, और एक 90 पे आएगा इसके साथ आएगा एफ कोस 30, लेकिन इसके परपेंडिकुलर कितना आएगा एफ साइन 30। तो इस वाला जो ऊपर आया था एफ साइन 30 वो का वो, इसका एफ साइन 30 नीचे आया तो कैंसिल। इसका मतलब इस वेक्टर को अगर मैं जोड़ना चाहूं तो इसका कंपोनेंट इधर जुड़ेगा, तो देख एक तो ये एफ है एफ, हाँ, प्लस इसका एफ कोस 30 और इसका एफ कोस 30, तो कितना होगा 2f कोस 30। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, प्लस यानी ये जोड़ दिया, ये और ये दोनों जोड़ दिया, बचा कौन सा ये बचा और ये बचा। इनका देखिए 30 ये 30 तो ये कितना 60, हाँ सर। तो इसका कंपोनेंट इस लाइन पे कितना आया f कोस 60 और इधर f साइन 60। अब इसका देख ये भी 60 है,
तो इस पे लाइन पे आया एफ कोस 60 और इधर आया है साइन 60, तो साइन 60 क्या कट गया, यानी कहने का मतलब वर्टिकल कंपोनेंट कट रहे हैं, तेरा काम आसान हो रहा है। तो 2f कोस 60, एक फिर कौन सा बचा सर, एक बचा। तो देख अब इसकी रियल पिक्चर क्या बनती है, रियल पिक्चर तो इधर ही बनाता हूँ तेरे लिए, ध्यान से देख। रियल पिक्चर इसकी बनती है, इधर फोर्स आए और एक फोर्स आए इधर, कौन सा f, और इधर क्या है f प्लस 2f। cos 30 की वैल्यू जितनी भी होती है मुझे पता, हाँ ये देख ले, cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो हाफ से हाफ कट जाएगा, तो f प्लस f 2f, तो 2f प्लस और f cos 30, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आएगा इधर f अंडर द √3। बोल आएगा नहीं, हाँ, और ये आया। अब ये दोनों फोर्स किस पे है, ये है और ये और ये और ये दोनों क्या परपेंडिकुलर है। तो अभी तो मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, तुझे पता हो तो, कौन सा, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, और का रूट ये क्या बताता है तुझे, मैग्नीट्यूड बताता है। तो ये 90 है, ये 90 है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो मैं जोड़ दूंगा, देख f² यानी ये स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर दे, तो 2f प्लस f √3 का क्या स्क्वायर, और प्लस 2f और ये इंटू cos 90, cos 90 जीरो जाएगा, तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा, ये रिजल्टेंट आएगा। और सर f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू तो यहां से देख, ये वैल्यू है f की, यानी k6 कूलम अपॉन x², जो x क्या है, ये वाली डिस्टेंस है जो क्वेश्चन में तुझे दी हुई होगी, और इनको निकाल देगा तो तेरा आंसर आ जाएगा। तो क्लियर है, यहाँ तक मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ इस क्वेश्चन को कराने में, न्यूमेरिकल है, मैथ है, छोटी सी तू करता रहना, दिमाग खराब हो जाएगा भाई, बिना काम में टाइम खराब होगा अपना, इसलिए क्या कर ले इसको। और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो तेरे लिए ऐसी ऐसी वैल्यू आएंगी तो बहुत आसानी से उनको क्या कर सकता है, कैलकुलेट कर सकता है। तो अभी तक तू एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम कर पाया, अब देखो तुझे छोटी छोटी और प्रॉब्लम कराता हूँ जो सीरीज पे है, जहाँ पे सीरीज बनती है वो करवाता हूँ, तो उसको एक बार क्या कर ले, नोट कर ले भैया, बहुत अच्छी प्रॉब्लम, अगेन टेलिंग इट्स अ वेरी वेरी गुड प्रॉब्लम्स यू आर डूइंग, इनको नोट कर ले, मैं और अच्छी प्रॉब्लम कराता हूँ तुझे। हाँ देख, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। अब देख यहाँ पे ये ओरिजिन है, इस पे 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है और इस पे भी 1 कूलम है, इस पे 8 कूलम है, इस पे 27 कूलम है। तो तू खुद बता, इस हिसाब से चलता रहे तो यहाँ पे 9 मीटर आएगा, यहाँ पे 10 मीटर आएगा, तो 10 मीटर पे कितना चार्ज होगा सर, 10 मीटर पे चार्ज होगा, बोल यार, ये चार्ज क्यों सर, क्योंकि देख तू ध्यान से देख, 1 वाले का क्यूब, 2 वाले का क्यूब, 3 वाले का क्यूब, 4 वाले का क्यूब, 5 वाले का सेकंड प्लस वाला क्यूब, ये प्रॉब्लम है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड नेट चार्ज ऑन ओरिजिन पे 1 कूलम रखा, उस पर नेट चार्ज बताना, बहुत सिंपल है, कोई इशू नहीं है, देख करते हैं, देख बहुत बढ़िया मैं देख, इसकी वजह से आएगा फोर्स इधर, इसकी वजह से भी इधर, इसकी वजह से भी इधर, यानी डायरेक्शन का लोचा खत्म। सबसे बड़ी बात है, तुझे कोई एड वेड नहीं करना, सीधा जोड़ दे, क्योंकि जब वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री, तो सीधा जोड़ दे गणित की तरह, सॉरी अलजेब्रा की तरह। तो देख k q1, ये तो 1 कूलम रहेगा और ये भी 1 कूलम है, यानी k1 कूलम अपॉन 1 का स्क्वायर, बोल यार, बिल्कुल, प्लस इसका देख k 1 कूलम तो है, ये 8 कूलम अपॉन 2 का स्क्वायर, हाँ सर बहुत बढ़िया, k सर 27 कूलम अपॉन 3 का स्क्वायर, और बोल अप टू कहाँ तक जाएगा सर, 10 तक जाएंगे, k 1000 कूलम अपॉन 10 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखे तो k तेरा कॉमन आ रहा है, हाँ सर आ रहा है, k कॉमन आ रहा है, तो देख 1 1 कितना बचा 1, एक्चुअली मैं इसको अगर 1 क्यूब लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है, हाँ सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब देख इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, ये 1 क्यूब अपॉन 1 स्क्वायर, इसको मैं लिख रहा हूँ 2 क्यूब अपॉन 2 स्क्वायर, और ये मीटर और ये कूलम, प्लस ये 3 क्यूब और ये 3 स्क्वायर, बोल ऐसे करते करते जाएंगे तो 10 की क्यूब अपॉन 10 स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर आएगा बिल्कुल। यहाँ से देख के यहाँ क्या बचेगा, धन से नीचे स्क्वायर ऊपर क्यूब है सबकी, तो देख क्या क्या बचेगा, 1 2 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 10, बोल है कि नहीं, हाँ सर बहुत आसान है ये। हाँ तो अब देख फिजिक्स थोड़ी है यहाँ पे, यहाँ तो मैथ है, तो सिंपल मैथमेटिक्स आनी चाहिए। अब देख ये क्या है, 1 to n, यानी फर्स्ट n डिजिट का सम होता है, तो इसका फॉर्मूला मैं जानता हूँ क्या, कि n इंटू n प्लस 1/2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा k, और n कितना सर, ये तो 10 है, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 यानी 11/2, यानी ये आ गया 2 5 55, यानी 55। हाँ बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सवाल करते हैं, देख कैसे करेगा, वही है 1 कूलम फोर्स, यानी ओरिजिन के ऊपर क्या बताना है, फोर्स बताना है, बता देंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। पहला देख के, सोच के देख के तो कॉमन आएगा कि नहीं आएगा यार, हाँ सर के तो कॉमन आएगा, तो देख
के कॉमन आएगा तो पहले वाले का क्या करेगा के 1 यानी 1, दूसरे का देखिए प्लस ए माइनस है तो इधर आएगा यानी माइनस। अब सर आप इस बार वेक्टर क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं कर रहे हैं। अब यार प्लस जब दोनों एक डायरेक्शन में होते हैं फोर्स तो जोड़ दे, और अपोजिट में तो घटा दे। ये बहुत आसान तरीका है 0 डिग्री और 180 का। अब इसको तू करेगा तो देख क्या आएगा के 2 माइनस में अपॉन 2 का स्क्वायर। तो इस बार के तो कॉमन है 2 से 2 यानी 1/2 प्लस 1/3 आएगा। अगली बार में ध्यान से देखे तो तुम हाँ सर आएगा। उसके बाद में देखेगा तो 1/4 आएगा। हाँ ठीक है, और फिर आएगा प्लस 1/5। ऐसे करके क्या रहेगा, चलता रहेगा, कोई दिक्कत मुझे नहीं है। अब बताओ सर ये क्या है? हाँ एपी है। कोई बोला जीपी है, कुछ भी नहीं है, ना एपी ना जीपी है। तो सर कैसे करेंगे? आप तो फंसा रहे हो। अब मुझे पता है बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार ये पहले 5-4 क्लास तो ठीक पढ़ाया करता था ये, अब क्या हो गया आजकल इसको? ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फिर मैं तुझे बता रहा हूँ कि फिजिक्स अगेन यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग अ बिट इन मैथमेटिक्स। मैथ के अंदर तुझे स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। यहाँ तेरी मैथ भी चेक हो रही है अगर सही मायने में देखा जाए, इसीलिए थोड़ा बायोलॉजी वालों के लिए टफ हो सकता है। तो कुछ चीजें आएंगी जो मैं तुझे यहाँ रटवाऊंगा, वो रटनी पड़ेंगी, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। मैं तुझे बीच में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा सकता। अगर तेरी मैथ स्ट्रॉन्ग है तो कुछ लोग कर चुके होंगे मैथमेटिक्स वाले। देख एक चीज बताता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पहले बहुत अच्छे पढ़ाते थे और इस सेक्शन के अंदर हम एडवांस ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जरूरी है, अगर बोर्ड वाले बच्चे भी इस चीजों को कर पा रहे हैं, दैट मीन्स ऑफ कोर्स यू आर कंपीटिंग द गाइस इन दे आर कोचिंग, यानी जो कोचिंग में जो लोग हैं उनको आप कंपीट कर रहे हो। सही बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे सवाल करें आप, आपकी बुक में नहीं मिल सकते, बट बहुत आसान तो है यार। देख log 1 + x जो होता है, आप लोगों ने सुना होगा सीक्वेंस सीरीज पढ़ी होगी या फिर एक्सपेंशन पढ़ते हैं, प्रसार जिसे पढ़ते हैं, तो उसमें देख क्या चीज आती है, ध्यान से देख। इसका प्रसार होता है, ये मैथ के अंदर आता है, उसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं है, ये तुझे याद होना चाहिए। सॉरी, -x⁴/4 + x⁵/5 और ये माइनस और अप टू ऐसे चलता रहता है। ये log 1 + x का क्या है? ये सब log 1 + x का प्रसार है। ध्यान से देख, ये तुझे रटना पड़ेगा, नहीं पता तो रटना पड़ेगा, रट ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिजिक्स के अंदर अगर तू एडवांस काम करना चाहता तो ये तुझे याद होना जरूरी है। जब भी ऐसा कहीं आए तो सोच लेना कि कुछ ना कुछ log में आएगा। अब सोच इसको ढंग से देख। हाँ अगर सोच लिया तो देख, अगर तू x की जगह 1 पुट कर, x की जगह 1 पुट कर, तो ये क्या बनेगा, log 2। ठीक है, ln में भी लिखा हो सकता है, कोई इशू नहीं है ना खास। log 2 तो देख x की जगह 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 + 1/5 और प्लस बोल, ये वाली चीज ही अंदर नहीं लिखी है क्या? हाँ सर अंदर लिखी है। तो बोल इसको तो क्या लिख सकता है, log 2। तो नेट फोर्स कितना आ रहा है, F नेट आया k log 2 या ln2 whatever it is you can write it। ln का मतलब है log बेस e और log का मतलब यहाँ पे तुझे log का बेस डिफाइन करना पड़ता है। छोटी छोटी बातें हैं, एक्सपेक्ट की मैथ वाले बच्चों को पता होगी। फिजिक्स वाले इसमें जो बायोलॉजी वाले हैं वो ध्यान से रखें, इन सब चीजों को तुझे याद रखना पड़ेगा, कोई गुरेज नहीं है। देखिए तुझे मैं बहुत अच्छी प्रॉब्लम करवा रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, शायद तेरी एनसीईआरटी में ऐसी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। वहां मिलेगा कौन सा, ट्राइंगल दे देगा, रेक्टेंगल दे देगा, स्क्वायर दे देगा, जो कोई और ऐसे सिमेट्री वाली चीज दे दे तो बहुत आसानी से तू कर सकता है, कोई नहीं है। ये कुछ चीजें ऐसे करना जो इनफाइनाइट चार्ज भी रखे हुए हैं और सीरीज भी बन रही है, एपी बन रही है, जीपी बन रही है, बहुत सारी चीजें। इसको कैसे और क्वेश्चन बना सकता है, ऐसे और क्वेश्चन बना सकता है। ये एक्स एक्स पे रखा हुआ है, वाई पे रख दे, इधर क्या रख दे, वाई पे रख दे, सेम की सेम वाई पे रख दे। तो बोल जो एक्स में रिजल्ट आया है ये सेम का सेम बोल वाई में नहीं आएगा क्या? हाँ, लेकिन इसका आएगा तो इस पे फोर्स कहाँ आएगा, पॉजिटिव बोल इधर आएगा, हाँ सर इधर आएगा। और अगर वाई वाली है तो उस पे फोर्स कहाँ आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा। तो इन दोनों क्या हो गए सर, अब नेगेटिव हो गए, सॉरी 90 डिग्री पे हो गए, तो इनके बीच में आ जाएगा। अब हजारों सवाल बना सकता है, ऊपर रख, नीचे रख, टेढ़ा रख, मेढ़ा रख, जितने चार्ज रहे उतने ले, बिल्कुल आराम से। तो क्या कर सकता है, इसे कर सकता हूँ। एक क्वेश्चन और कराता हूँ, ध्यान से देख, इसको तो मिटा रहा हूँ मैं, और देख, लिख ले एक बार, छाप ले इसको। हाँ अब देख, अब मैं इसमें काइनेमेटिक्स और डालता हूँ, तो तूने पढ़ी होगी एल लेवल में पढ़ा, वहां क्वेश्चन कराता हूँ, फिर देख हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देख, क्या करते हैं कि एक चार्ज है Q1 और एक है Q, इस छोटा वाला मान लेता है Q2, और इसको मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, हिंज कर दिया, छोड़ दिया एकदम बढ़िया, बांध दिया इसको। हाँ सर ठीक है, बांध दिया। और बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं ये R1 है। ओके सर, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब तुझे पता है इसको पकड़ लिया तो ये दूर भागेगा, हाँ सर भागेगा। अब मतलब स्टार्टिंग की बता रहा हूँ तुझे, मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्टिंग बता रहा हूँ। दूर भागेगा, दूर भागेगा, तो जैसे जैसे दूर जाएगा तो बोल डिस्टेंस बदलेगी नहीं बदलेगी, हाँ सर बदलेगी। तो बोल फोर्स भी बदलेगा,
वेरिएबल फोर्स आ गया। अब वेरिएबल फोर्स आ जाएगा तो तेरी मौत आ सकती है, क्योंकि लोगों को पता है जब फोर्स कांस्टेंट हो तभी हम क्या लगा सकते हैं, वेलोसिटी वगैरह निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देख इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसने पूछा क्या है कि जब ये भागता 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 और यहां से r2 डिस्टेंस पे चला जाएगा तो इसकी रफ्तार क्या होगी, रफ्तार का मतलब स्पीड क्या होगी, स्पीड पूछिए सर, इस टाइम पे स्पीड क्या होगी। ध्यान से देख क्वेश्चन समझ। पहले इधर छोड़ दिया तो बोल फोर्स इधर लगा, हाँ तो भागेगा। तो जब ये r2 डिस्टेंस पे पहुंच जाएगा तो कितनी इस पे फोर्स लगेगी वो चेक कर लेंगे। देख कर कैसे करेगा, सोच। हाँ सोच रहा है तो ध्यान से देख। तुझे एक बात तो पता होगी यार, क्या कि जब इधर भागेगा तो फोर्स घटेगा या बढ़ेगा, ये सोच। सर इधर जा रहा है तो दूरी बढ़ रही है बीच की, मतलब फोर्स घटेगा, हाँ घटेगा। और इसकी स्पीड या वेलोसिटी की बात करूं तो सर वो भी घटनी चाहिए जो फोर्स घटता है, तो ऐसा नहीं है। मैं भी बोल रहा हूँ स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। कुछ लोग सोच रहे हैं कि गलत पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जब फोर्स घटे तो तेरी स्पीड घटनी जरूरी है। अगर जिस डायरेक्शन में तू चल रहा है, जिस डायरेक्शन में तू चल रहा है उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाए, चाहे वो घटा के लगाए या बढ़ा के लगाए, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तेरी स्पीड बढ़ेगी। यानी जो स्पीड से तू चल रहा है और उसी डायरेक्शन में अगर तेरे पे धक्का लगा दिया, चाहे वो धक्का घटते हुए लगाए या बढ़ते हुए लगाए, तेरी स्पीड बढ़ती रहेगी। तो सर वो घटेगी कब, घटेगी वो कभी नहीं। जब तक तू उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो कभी नहीं घटेगी। हाँ अगर तू लगाना बंद कर देगा तो एक बार कांस्टेंट जरूर जाएगी, बट क्या होगा, बिल्कुल। इसका मतलब है मुझे यहाँ निकालनी है, ठीक है सर। तू छोड़ उस चीज को, इधर देख, इससे Q1 से और x डिस्टेंस पर, कोई भी एक x डिस्टेंस पर, मान ले जब ये यहाँ होता है तो उस टाइम फोर्स बता। सर उस टाइम फोर्स तो मैं जानता हूं कि Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर। बोल यार है कि नहीं, इसका मास मान ले m है, क्या है, m है, ठीक है सर निकाल दिया। तो जिस टाइम ये इस पर है उस टाइम इसका एक्सेलरेशन बता। सर ये f एक्सेलरेशन, बहुत बढ़िया, f बाई m, तो एक्सेलरेशन क्या जाएगा सर, k Q1 Q2 बाई m x स्क्वायर। मैं जानता हूं फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, तो a बराबर बोल कितना रहे, f बाई m। मैं एक पॉइंट की बात कर रहा हूं तेरे लिए, क्या कर रहा हूं, एक पॉइंट की बात कर रहा हूं कि a बराबर k Q1 Q2 अपॉन x। कुछ लोग सोच रहे हैं यार मैं यहाँ पे वो क्यों नहीं लगा रहा हूँ, क्या कि इक्वेशन ऑफ मोशन यूज क्यों नहीं कर रहा हूँ, यानी गति के समीकरण यूज क्यों नहीं कर रहा हूँ। ध्यान रख वो तभी यूज कर सकता है जब तेरा फोर्स कांस्टेंट होता है। यहाँ भी वही फोर्स, 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 then only you can use the equation of motions. And if your force is variable, you cannot use those three equations. So what we need to do is that we need to use the integration. तो इंटीग्रेट करेगा। अब मुझे गुरुजी ने पहले सिखाया है जब मैं काइनेमेटिक्स पढ़ता था कि बेटा अगर तेरी स्पीड, अगर तेरी सर एक्सेलरेशन टाइम के बिहाफ पर चेंज हो रहा है तो मैं लिखता हूं a बराबर dv बाई dt। और अगर मेरा एक्सेलरेशन स्पीड सॉरी डिस्टेंस के बिहाफ पे बदलता है तो मैं a को लिखता हूं क्या रे, v dv बाई होल क्या dx। ये बात बहुत बड़ी है, समझ में नहीं आई है तो इसको रट ले। मैं उम्मीद करता हूं कि तू पढ़ के आया होगा इसको कहां पे, 11th क्लास के अंदर। a बराबर dv बाई dt ओनली व्हेन द स्पीड डिपेंड्स ऑन द टाइम एंड इफ स्पीड डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस और बोलूं तो डिस्प्लेसमेंट, देन वी कैन राइट एक्सेलरेशन एज v dv by dx। सो तुझे उम्मीद पता चल गया होगा। मैं यहाँ पे दूसरा इक्वेशन यूज करने जा रहा हूँ, दूसरा फॉर्म, दैट इज व्हाट, दिस वन, ठीक है। हाँ तो इसको देख ले, लिख ले v dv by dx बराबर k Q1 Q2 अपॉन m x स्क्वायर। अब मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, ऊपर देखो मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, तो देख मैं लिख लूंगा v dv और v dv बराबर dx को इधर ले जाऊंगा तो देख k कॉमन है और सॉरी कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, Q1 Q2 भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या है dx अपॉन क्या है x स्क्वायर। अब लिमिट क्या लगाएगा, लिमिट लगाएंगे तो सोच जब तेरा x यानी ये r1 है, कैपिटल R1, तो तेरी स्पीड कितनी है, तो सब छोड़ा ही है जस्ट उसको, यानी 0। यानी जब तेरी rx डिस्टेंस r1 है यानी ये r1 है तो चार्ज यही था, चला ही नहीं था, यहाँ से तो मैंने छोड़ा था उसको, तो 0। और जब ये क्या हो जाए r2 तो सर निकालनी है, तो r2 है तो क्या हो जाएगा सर v मान लेते हैं। तो देख v का क्या आएगा, v स्क्वायर बाई 2 और लिमिट क्या लगेगा सर v बाय 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देख k Q1 Q2 अपॉन बॉल क्या रहे m। ये कितना है सर, इंटीग्रेशन 1 बाय x। अगेन आई टेल यू इट्स अ सिंपल मैथमेटिक्स। तो सर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो देख 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर -2 है क्या, तो ले प्लस 1 और -2 प्लस 1 यानी x की पावर -1 और माइनस ही आ गया, तो माइनस अपॉन x बोल है कि नहीं, तो ये आ गया -1 अपॉन x और r2 अपॉन r1।
अब देख ये बच गया तेरा वी स्क्वायर बचेगा, वी स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 बराबर के Q1 Q2 अपॉन m। और ये देख इसको रखेगा तो लिमिट रखे देख लेना, ये आएगा -1/r2 माइनस और कोष्टक के अंदर -1/r1। तो इसको मैं क्या लिख लेता हूँ, ऐसे लिख लेता हूँ पहले ही r1 माइनस व्हाट है r2। ये आई तो मुझे तो स्पीड चाहिए, तो स्पीड हो जाएगी यहाँ पे 2k Q1 Q2 बाय m और अंडर द रूट 1/r1 माइनस 1/r2। और ये क्या रे अंडर द रूट। बोल है कि नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार प्रॉब्लम तू इसको कर चुका है। सेम ऐसे ही सवाल तेरे लिए जेई वेई में आते हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। देख बात क्या थी, बात थी के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, सिर्फ वही फॉर्मूला सारी जगह यूज हो रहा है, कुछ भी नहीं है, छोटा छोटा काइनेमेटिक यूज किया है। अगर तू छोटी छोटी प्रॉब्लम साथ साथ में कर ले तो हो सकता है जेई मेन वगैरह तेरे लिए बहुत आसान हो जाए, नेवी एयरफोर्स वगैरह के तो इससे भी सस्ते एग्जाम क्वेश्चन आते हैं। तो ये वाली प्रॉब्लम्स हैं जो कहाँ आती हैं, जेई वगैरह के अंदर आती हैं। देख इसके बाद में मैं क्या करूंगा, इसके अंदर कुछ और भी चीजें डालने की कोशिश करेंगे, इसके अंदर हम थोड़ा सा मैकेनिक्स भी डालेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल हम करेंगे। तो आज की क्लास बहुत बढ़िया हुई है एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको नोट किया होगा, जितने भी चीजें हैं उसको नोट्स में डाला होगा। और हम अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं गए हैं, लेकिन हमने ये जरूर कोशिश की है कि हम जो कूलम्ब फोर्स है उसके अंदर हम किस प्रकार के न्यूमेरिकल्स आते हैं इनको बहुत आसान तरीके से मैं कैसे कर सकता हूँ। तो आई होप कि यू वुड हैव लाइक द वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि इससे पहले हम बहुत स्लो थे, आप लोगों ने देखा होगा स्लो लग रही तो स्पीड बढ़ा लिया करो और स्पीड ज्यादा लग रही तो कम कर लिया करो। बट इसके अंदर हमने बहुत अच्छा कंटेंट देने की, जो एडवांस थोड़ा सा हो सकता है वो कोशिश देने की कोशिश की। हर एक टाइप का मैं एक एक क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं सिर्फ और सिर्फ बोर्ड वाले ही कर रहा हूँ। तो न्यूमेरिकल पोर्शन कैसे हैंडल करते हैं, मेरा जो धर्म है वो यह है कि आपको थ्योरी बहुत अच्छे से करवाऊं, और थ्योरी जब आपको बहुत अच्छी से हो जाए तो आप उसको अप्लाई कैसे करोगे, एप्लीकेशंस उसकी कैसे यूज करोगे, वो बच्चों को बहुत टफ लगती है। तो साथ साथ में हम करते रहेंगे तो हो सकता है कि हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो विद दीज वर्ड्स आप देखते रहें और लाइक जरूर करें, क्योंकि यही एक जरिया है जहां से हमें पता चलता है कि हाँ आप देख रहे हैं तो आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है या नहीं। तो अपने कमेंट के जरिए, मेल के जरिए बताते रहें। और ये किनारा करने की जो साइडलाइन है वो थोड़ी सी हम नए करें, हमें महसूस करवाते रहें कि आप कैसा फील कर रहे हैं क्लासेस के दौरान, कैसा आपको कंटेंट मिल रहा है, क्योंकि इससे हमें बहुत खुशी होती है एक्चुअली में, टू बी ऑनेस्ट। खैर विद दीज वर्ड्स आई एम साइनिंग ऑफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।